औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इससे पहले हमने करिकुलम डेवलपमेंट स्टार्ट किया था कि जो करिकुलम का जो डेवलपमेंट है स्पेसिफिकली पाकिस्तान में वो कौन कौन से इराज से गुजरा है, तो हमने 1997 की पॉलिसी तक पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1992 एजुकेशनल पॉलिसी में जो है करिकुलम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई थी। स्पेसिफिकली 1992 की जो एजुकेशनल पॉलिसी है, इसका जो मेन पॉइंट है वो है कंप्यूटर एजुकेशन। जो कंप्यूटर एजुकेशन था वो इसकी बात 1992 की एजुकेशनल पॉलिसी में की गई कि कंप्यूटर को एक अलग सा एक कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो रखना चाहिए। ये 1992 की पॉलिसी में बात की गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, और बाद में जो है 1998 और उसके बाद जो है अभी अभी रिसेंटली जो कंप्यूटर है इसको स्कूलों में एज अ सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो 1992 एजुकेशनल पॉलिसी हम करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन की बात की गई, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ करिकुलम विद इन इस्लामिक सिस्टम, ये तो 1979 की पॉलिसी में भी है, ठीक है। एनलाइटेंड मुस्लिम सोसाइटी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय रिवाइजिंग करिकुला, ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज़ है, आम सी बात ये है। आगे जाते हैं थोड़ा। अच्छा, 1998 एजुकेशनल की जो पॉलिसी थी, फिर उसमें भी स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें जो है वो इंक्लूड की गई करिकुलम के हवाले से। स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफाइंग एजुकेशन सिस्टम, मेकिंग करिकुलम डेवलपमेंट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, पॉपुलराइजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात अभी 1998 की पॉलिसी में हो रही है, लेकिन इसी की बात 1992 की पॉलिसी में ज़्यादा हुई थी, ठीक है। मेकिंग इस्लामिक प्रिंसिपल एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुला, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इस पे जल्दी रपली जा रहा हूँ, तौरली इसको स्किप कर रहा हूँ। आगे जो चीज़ें आ रही है स्पेसिफिकली एसएनसी जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, और 2006 का जो करिकुलम है उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है उस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। 2009 की जो पॉलिसी है स्पेसिफिकली अभी भी कुछ हमारे अभी भी ये इम्प्लीमेंटेड है। तो उसमें डिज़ाइन करिकुलम अकॉर्डिंग टू द सोशल पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड कॉमन करिकुलम फॉर ऑल। ये देखो, कॉमन करिकुलम फॉर ऑल की बात 1972 की पॉलिसी में भी हुई थी, और ये 2009 सॉरी 2009 की ये इसमें भी हुई है। और यही कॉमन करिकुलम जिसको हम, मतलब कॉमन करिकुलम का मतलब यही है कि एक करिकुलम जो कि स्पेसिफिकली प्राइवेट स्कूलों के लिए भी हो, और जो कि हमारी जो आम स्कूल्स है, जो पब्लिक स्कूल्स है, पब्लिक सेक्टर के, इसके लिए भी हो, ठीक है। तो कॉमन करिकुलम की बात 2009 के एजुकेशनल पॉलिसी में भी की गई थी, और बाद में वो जो करिकुलम बना अभी एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम, वो भी मदारिस के लिए और इसी तरह जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स है, और इसी तरह जो हमारे पब्लिक स्कूल है, सबके लिए यकसा टाइप का जो है वो एक करिकुलम है, ठीक है। अच्छा, सीमा समीन साहिबा, ये थोड़ा कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ मेरी पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मुझे आ रही है। ओके जी, ओके, वालेकुम सलाम, ओके, थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा, थोड़ा हम आगे जाते हैं। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ करिकुलम इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब से पाकिस्तान बना 1947 में, जब पहला जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस था वो हुआ फजल रहमान की क़यादत में, तो उसके बाद कौन कौन से इदारे थे जो कि स्पेसिफिकली करिकुलम पे काम करते थे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो एज सच 1962 तक कोई भी इदारा मौजूद नहीं था, लेकिन जो शरीफ कमीशन था 1959 का, उसमें प्रपोज किया गया कि दो जो बोर्ड्स है, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, वो होने चाहिए। उसकी जो रिकमेंडेशन थी 1959, जिसको मेग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं हम, शरीफ कमीशन जिसको कहते हैं, तो 1959 के कमीशन में ये बात तय हो गई कि पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक बोर्ड्स होने चाहिए। तो दो बोर्ड्स बन गए, चूंकि उसी टाइम जो हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे, ठीक है। तो 1962 में दो बोर्ड बन गए टेक्स्ट बुक बोर्ड। एक जो था इन 1962 वेस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड इन लाहौर, एंड ईस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड एट ढाका,
ठीक है। एक ढाका में और एक लाहौर में, ये दो बोर्ड जो थे ये बनाए गए 1962 में। was established in the country subsequently textbook board and each province will were established। और हर एक सूबे में भी अपना अपना एक टेक्स्ट बुक बोर्ड जो था वो पब्लिश किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। ये कब? 1962 के अंदर। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया भी था जो हमने करिकुलम प्रोसेस पढ़ा था, करिकुलम प्रोसेस इन आर करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, उसमें हमने करिकुलम विंग का जिक्र किया था थोड़ा। तो करिकुलम विंग जो है ये 1967 में जो है वजूद में आया है। इन 1967 नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, इसको NBCT भी कहते हैं और इसको करिकुलम विंग भी कहते हैं। ठीक है। वाज एस्टेब्लिश फॉर सुपरविजन ऑफ करिकुलम रिलेटेड एक्टिविटीज, जितनी भी करिकुलम और करिकुलम से रिलेटेड एक्टिविटीज है स्पेसिफिकली इसी ब्यूरो ऑफ करिकुलम का काम ही यही है कि ये क्या करें, सुपरविजन करें। और मैंने आप लोग को बताया था जो प्रोसेस था स्पेसिफिकली, जो ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिक्वेस्ट भेजती है ब्यूरो ऑफ करिकुलम को कि आपने करिकुलम क्या करना है, डिजाइन करना है। फिर ये जो है ये एक सुपरवाइजरी बॉडी है और ये जो हमारे प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस को फिर ये नोटिस भेजते हैं कि आप जो है ड्रॉप तैयार कर लो। फिर अगेन जब वो ड्रॉप बनाते हैं तो अगेन इसको सेंड करते हैं और इसके साथ अपना एक एक्सपर्ट का एक कमेटी होती है और वही इसको रिव्यू करती है। और चीज़ डूएबल हो, अगर करिकुलम डूएबल हो तो ये फिर अगेन हुक्म देती है सारे सूबों को कि आप लोगों ने इस पे काम करना है। ठीक है। तो ये है NBCT, जिसको हम ब्यूरो ऑफ करिकुलम आर करिकुलम विंग भी कहते हैं। ठीक है। 1973 कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2010 में जब डिवोल्यूशन प्लान हुआ था, जो कि सूबों को इख्तियारात मिल गए एजुकेशन और इसी तरह के और भी कुछ महकमे थे, तो वो फिर सूबों के अंदर आ गए। ठीक है। तो 1973 में ये कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट के अंडर आते थे। ये क्या था? ये इस तरह का एक एक्ट था कि इसी के अंदर ये लिखा गया था कि जो एजुकेशन होगा वो स्पेसिफिकली फेडरल और जो सूबे होंगे उनका एक कंबाइन इशू होगा, कंबाइनली वो इसके लिए काम करेंगे, एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनकी। ठीक है। लेकिन बाद में 2010 में इसको डिवोल्यूशन प्लान के तहत जस्ट सूबों के हवाले किया गया और इसी कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। तो 1973 कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट वाज पास्ड फॉर द पर्पस टू इंश्योर that education shall be a joint responsibility of federal and provincial government at contains administrative work। ठीक है। 1976 में क्या हुआ? द फेडरल सुपरविजन ऑफ करिकुला, टेक्स्ट बुक्स एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एक्ट 1976, ये एक एक्ट पास किया गया। इसी एक्ट का मकसद यही था कि जो 1973 का कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट था कि इनको इख्तियारात मिल जाए, ये जो हमारे क्या थे, मिनिस्ट्री थी एजुकेशन की, जो मिनिस्ट्री थी, इनको ये इख्तियार मिल जाए कि वो 1973 की कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट पे जो है काम कर सकता हो। ठीक है। तो उनको ये इख्तियार जो है वहां पर दिया गया 1976 में। तो 1976 द फेडरल सुपरविजन ऑफ करिकुलर टेक्स्ट बुक्स एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एक्ट 1976 एम्पावर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू सुपरवाइज द करंट लेजिस्लेटिव एक्ट। ठीक है। इसकी सुपरविजन जो है इनको 1976 के अंदर मिल गई। ठीक है। 1962 में क्या हुआ? टेक्स्ट बुक बोर्ड बन गए। 67 में करिकुलम विंग बन गया। 73 में कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप लोगों ने इसको फिंगर टिप्स पे ही याद करना है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है। अच्छा, 2010 में फिर क्या हुआ? डिवोल्यूशन प्लान आ गया। ये देखो, डिवोल्यूशन प्लान और 18 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम भी कहते हैं, was passed according to which education is now the sole responsibilities of provinces and article 25A was introduced। और यहाँ पर आर्टिकल 25A जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया। और डिवोल्यूशन प्लान जो है इसमें ये कहा गया कि जो एजुकेशन है वो सूबों का इख्तियार होगा। जो अगर फॉर एग्जांपल करिकुलम बनाना है वो भी सूबे बनाएंगे, लेकिन सुपरविजन जो होगी वो करिकुलम विंग ही करेगी। ठीक है। क्योंकि वो एक सुपरवाइजरी बॉडी है। ठीक है। तो जो स्पेसिफिकली अभी जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है वो है DCTE, डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन, जो कि एबटाबाद में इसका मेन जो ऑफिस है वो एबटाबाद के अंदर है। ठीक है। और वही राइट पाइट और ये चीज़ें उसके अंडर आती है। और एक और है जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मेरे ख्याल में एक चीज़ है DPD,
डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हाँ, वो भी उसके अंदर ही आती है, उस टेक्निकल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करता है। और जो स्पेसिफिकली जो ये कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जितनी भी ये ट्रेनिंग हो रहे हैं, ये वही कंडक्ट करता है। ठीक है। तो 2010 डिवोल्यूशन प्लान और 18 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये जो है 25A का जो है ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया। इसका क्या मतलब है? सेज दैट द स्टेट शall प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स। देखो, 5 साल से 16 साल तक जितने भी बच्चे होंगे, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का काम होगा, इनको फ्री और कंपलसरी। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही कंपलसरी होगा एजुकेशन उनके लिए, इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड बाई लॉ। ठीक है, तो जिस तरह लॉ उसको डिटरमिन करती है, तो इसी तरह की एजुकेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वो एक्ट है, आर्टिकल है सॉरी, जो कि स्पेसिफिकली जो प्री एजुकेशन है उस पर बात करती है। तो वो है 25A का जो है ये एक्ट है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, समझ लग गई यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई पॉइंट कर शेयर करना चाहता है, चाहती हो, दे कैन शेयर। जी, आवाज़ पहुंच रही है मेरी? एनीवन प्लीज। जी, सीमा समीन साहिबा, आवाज़ पहुंच रही है? हादिया, हबीबुर रहमान, फैजुर रहमान, एनीवन प्लीज कंफर्म कीजिएगा। जी आवाज पहुंच रही है। आपसे पूछना था कि जी पहुंच रही है जी जी जी। माशाल्लाह, आवाज तो अच्छी आ रही है। ओके जी, ओके। ये अभी तक जो पॉलिसी थी 2009 की जी चल जी रही जी। थी ना, अभी तो सिंगल नेशनल करिकुलम का स्टार्ट हो गया। नहीं तो तो ये 2009 से जी जी जी, ये देखो, पॉलिसी तो जी 2009 की है, लेकिन करिकुलम 2020 का है, 2020 का। करिकुलम तो अच्छा चेंज है, अच्छा पॉलिसी तो अलग चीज़ है ना। ठीक है। करिकुलम का थोड़ा हम ठीक पढ़ते है, हैं। पॉलिसी वही 2009 की। जी जी, पॉलिसी अभी तक वही है, और जो करिकुलम है वो 2020 सिंगल नेशनल करिकुलम है, जो इंशाल्लाह हमारा लास्ट टॉपिक है, और करिकुलम के चैप्टर का भी लास्ट ही लेक्चर होगा। शायद कल इंशाल्लाह हम जो है इसी चैप्टर को ख़त्म कर ले। उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन और जो पेडागाजी है उसी सेक्टर पे, और फिर असेसमेंट इवैल्यूएशन, और इंशाल्लाह उसके बाद हम जाएंगे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की तरफ। ठीक है। तो ये जो है आगे हम थोड़ा जाते हैं। ठीक है। ऐसे इसमें इतनी चीज़ें जो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ये एक एक पॉइंट जो है मैंने बिल्कुल ही क्रक्स आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं, और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं कि मतलब जो 2010 का डिवोल्यूशन प्लान है ये पूछा गया है इंटरव्यू में, जो कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट है ये भी पूछा गया है इंटरव्यू में, और जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ा है आप लोगों के, स्पेसिफिकली जो टाइप्स ऑफ करिकुलम है, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे जब हम जा रहे हैं, तो आगे आप लोग देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, नेशनल करिकुलम 2006 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप लोगों ने बिल्कुल ही जो है केयरफुली लेसन करना है और अंडरस्टैंड भी करना है। ठीक है। नेशनल करिकुलम 2006 जो है ये फर्स्ट एक ऐसा करिकुलम था जो कि एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था। इससे पहले एज सच इस तरह का कोई करिकुलम जो है वो डेवलप नहीं हुआ कि जो कि स्पेसिफिकली काम करे डेवलपमेंटल लेवल्स के ऊपर या की लर्निंग एरियाज के ऊपर। ठीक है। तो ये अपनी ही मतलब नौइयत का एक एक अलग सा नेशनल करिकुलम, जो कि अपने इसके करेक्टरिस्टिक्स है, वो आगे हम पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन इसमें जो चीज़ें है स्पेसिफिकली यही चीज़ें जो है बेस बना के सिंगल नेशनल करिकुलम जो है इसी चीज़ों के बेस पे ही बना है। ठीक है। तो इसमें ये देखो, एक होता है करिकुलम और एक होता है करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का पाकिस्तान जो है वो बन गया था 2017 में, ये जो एसएनसी है उसके लिए। ठीक है। सिंगल नेशनल करिकुलम के लिए जो फ्रेमवर्क है या फ्रेमवर्क के जो असिस्टेंट है, जो हेल्प है, वो 2017 में जो है वो प्रोवाइड की गई थी। ठीक है। लेकिन नेशनल करिकुलम 2006 जो है, इसमें कुछ चीज़ें इस तरह थी जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल लेवल्स। पहले हम ये पढ़ते हैं करिकुलम क्या होता है। देखो, करिकुलम हमने पढ़ा था कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच इज कैरिड आउट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल, एंड दीज आर सुपरवाइज्ड बाय द स्कूल।
ठीक है। लेकिन करिकुलम को अगर हम देखें तो एज सच करिकुलम इस तरह नहीं होता कि मतलब एक करिकुलम होता है वो सारे सब्जेक्ट को कवर करता है, नहीं। 2006 की ये करिकुलम जो थी, ये पहली करिकुलम थी कि जिसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सा एक करिकुलम बनाया गया। इंग्लिश के लिए अलग, उर्दू के लिए अलग, इस्लामियात के लिए अलग, और 25 करिकुलम जो है वो टोटल डेवलप किए गए। 25 करिकुलम जो थे वो डेवलप किए गए। ठीक है। अच्छा, करिकुलम जो होता है इसमें जस्ट ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट होते हैं। जो और चीज़ें होती है, मेथोडोलॉजी, टेक्स्ट बुक्स, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें जो है करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करती है। तो करिकुलम के साथ साथ करिकुलम फ्रेमवर्क एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सपोर्ट करता है करिकुलम को कि किसी तरह करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हमने अचीव करना है। तो जो स्पेसिफिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, वो करिकुलम फ्रेमवर्क होता है जिसको हम NCFP कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ये हर एक पॉलिसी के लिए अलग अलग सा बनता है, और इसमें हर एक चीज़ को हासिल करने के लिए गाइडलाइंस दिए गए होते हैं कि हमने इसी तरह करना है, ये चीज़ हासिल होगा, हमने इसी तरह करना है, ये चीज़। वो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एक चीज़ होती है। मैंने डाउनलोड किया भी था, मैं शेयर कर लूँगा आप लोग के साथ। मेरे ख्याल में 2017 वाला जो था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो 101, 101 पेजेस पे जो है वो मुश्तमिल है। ठीक है। और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो करिकुलम है इसमें डेवलपमेंटल लेवल जो है वो डिटरमिन किए गए हैं। 1 से लेकर 12 तक जो क्लासेस है, ठीक है, तो इनको डेवलपमेंटल लेवल्स में डिवाइड किया गया। ठीक है। किस तरह डिवाइड किया गया इसको? अच्छा, फैज़ुर रहमान साहब, अपना जो माइक है वो ऑफ कीजिएगा। जी फैज़ुर रहमान साहब, अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज़। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख लो तो डेवलपमेंटल लेवल्स है जो 2006 का करिकुलम है, इसमें क्लास 1 और क्लास 2 को लेवल 1 में रखा गया, क्लास 3 और क्लास 4 एंड 5 को लेवल 2 में रखा गया, क्लास 6, 7 एंड 8 जो है इसको लेवल 3 में रखा गया, लेवल 4 में 9 एंड 10 रखा गया, लेवल 5 में 11 एंड 12 रखे गए। अगर पूछा जाए कि नेशनल करिकुलम 2006 में कितने लेवल है, तो टोटल डेवलपमेंटल लेवल 5 है। ठीक है। अभी ये जो डेवलपमेंटल लेवल है इसमें एक लॉजिक है, आगे अभी आप लोगों को समझ आएगा कि ये इन्होंने क्यों इसी तरह किया है। इसीलिए इन्होंने क्या है कि इनके लिए इन्होंने फिर बेंचमार्क बनाए हैं। तो बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क जो है वो आउटकम्स है। आउटकम्स मीन के 1 to 2 जो लेवल बेस्ड आउटकम होते हैं उसको हम बेंचमार्क कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल लेवल 1 में हमने जो बेंचमार्क है हासिल करना है, हमने एरिथमेटिक स्किल्स या जो है जियोमेट्रिक स्किल्स वो बच्चों को सिखाने हैं फॉर एग्जांपल। तो ये क्लास 1 to क्लास 2 के जो लेवल 1 के जो होंगे, जो जो आउटकम होंगे, उसको हम कहेंगे जो है बेंचमार्क। ठीक है। और बेंचमार्क के साथ एसएलओ जो है, एसएलओ जो होगा वो स्पेसिफिकली ग्रेड वाइज होगा। ग्रेड वाइज मीन क्लास 1 से हमें क्या चाहिए होगा, मतलब फॉर एग्जांपल क्लास 1 को हमने क्या क्या सिखाना है, उनको हमने आया एरिथमेटिक स्किल सिखाने हैं कि नहीं, उसको हमने जो है मैथमेटिक्स स्किल्स सिखाने हैं। ठीक है। या उसको हमने लर्निंग सॉरी जो इंग्लिश के 4 बेसिक लर्निंग एरियाज है, उसमें हमारे पास रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये 4 है। ठीक है। तो इसी 4 में फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि क्लास 1 का जो स्टूडेंट है, ग्रेड 1 का जो स्टूडेंट है, उसको हमने सिखाना है जस्ट रीडिंग। ठीक है। तो अभी ये जो ग्रेड वाइज हम जा रहे हैं ये एसएलओ है। अगर लेवल वाइज हम जाएंगे, जो लेवल वाइज हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, तो उसको हम जो है बेंचमार्क कहते हैं। ठीक है। तो बेंचमार्क, यहाँ पर बेंचमार्क और जो एसएलओज है, ये दोनों वर्ड जो है वो यूज किए गए। और एक और वर्ड भी यूज किया गया जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड ये तो एक फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए उन्होंने यूज किया, लेकिन एक और स्टैंडर्ड इन्होंने यूज किया और इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड एक आउटकम होगा जब एक बच्चा एक क्लास से लेके 12th क्लास तक जो टोटल स्कूल कंप्लीट करेगा, तो मतलब उसके जो एक्सपेक्टेशन होंगे, आउटकम एक्सपेक्टेशन होंगे, तो वो क्या होंगे, वो स्टैंडर्ड होंगे। उसको हम स्टैंडर्ड कहेंगे। देखो, 3 टाइप ऑफ आउटकम होंगे। फर्स्ट लेवल बेस्ड, तो उसको हम कहते हैं बेंचमार्क। सेकंड
ग्रेड वाइज उसको हम कहेंगे SLOs, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। और फॉर एग्जांपल ओवरऑल स्कूलिंग जो कि 1 to 12 तक होता है, ठीक है, तो वहाँ से जो फॉर एग्जांपल निकलता है, जो जो हमारे एक्सपेक्टेंसेस होते हैं, जो हमारे लर्निंग मतलब एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हमने क्या हासिल करना है, तो हमारा होगा स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेवल बेस्ड होगी उसको हम कहेंगे जो है बेंचमार्क। जो ग्रेड वाइज होंगी एक्सपेक्टेशंस उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड्स, सॉरी उसको हम कहेंगे SLOs। और जो टोटल क्लास 1 से 12 तक एक बच्चे की जो एक स्टैंडर्ड होती है कि फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट को जो है इसका इनेबल ऐसा इसका इनेबल बनाना है कि वो क्या करे, स्टूडेंट जो है वो अपनी एक आइडेंटिटी पैदा करे। ठीक है, क्लास 12 तक। तो अभी ये आइडेंटिटी पैदा करना जो है ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक, ये सारी चीज़ों का एक आउटकम है, ये सारे ग्रेड्स का एक आउटकम है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक स्टैंडर्ड्स, ये एक स्टैंडर्ड हो गया। अगर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 लेवल बेस जो हो गया वो बेंचमार्क हो गया। और जो ग्रेड वाइज हो गया उसको हम कहेंगे SLOs। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, ओके, थोड़ा आगे हम जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो स्पेसिफिकली की लर्निंग एरियाज है, ये एरियाज है AREAS, यहाँ पर मेरे ख्याल में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा। तो की लर्निंग एरियाज जो है इंग्लिश के लिए वर्ड यूज किया गया कॉम्पिटेंसीज, मतलब जो आउटकम्स होंगे, तो इंग्लिश के लिए जो होगा उसको हम कॉम्पिटेंसीज कहेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए जो होंगे उसको हम स्टैंडर्ड्स कहेंगे। बायोलॉजी के लिए जो आउटकम्स होंगे उसको हम थीम्स कहेंगे। और जनरल साइंसेस के लिए जो होंगे उसको हम स्ट्रैंड्स कहेंगे। ठीक है, मतलब जो की लर्निंग एरिया का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये देखो, इंग्लिश की लर्निंग एरिया यही है कि हमने क्लास 1 के स्टूडेंट को क्या सिखाना है, लिसनिंग सिखानी है फॉर एग्जांपल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक लर्निंग एरिया हो गया जिसको हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं। ठीक है, या फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर हम देखें कि हमने स्टूडेंट को जो है मैटर सिखाना है या मैटर की जो कंपोजिशन है वो सिखानी है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया। या बायोलॉजी में हमने ये सिखाना है स्टूडेंट को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो ये हमारा थीम बन गया। ठीक है, या जनरल साइंस में हमने कोई और सी जनरल सी टॉपिक जो है वो हमने पढ़ाई जनरल साइंस से, तो हमारा जो है स्ट्रैंड बन गया, जिस तरह हम कहते हैं कि व्हाट इज फूड चेन। ठीक है, तो या फूड चेन को, या आफ्टर स्टडिंग दिस द स्टूडेंट विल बी enabled टू। ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे, फिर हमारे स्ट्रैंड होंगे। ठीक है, तो जनरल साइंस के लिए स्ट्रैंड, बायोलॉजी के लिए थीम्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ के लिए स्टैंडर्ड, और इंग्लिश के लिए कॉम्पिटेंसीज जो है ये वर्ड यूज किया गया। ठीक है, और ये चीजें आगे आप लोगों को SNC में भी नजर आएगी। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ये देखो वही बात रिपीट हो रही है जो मैंने आप लोगों को कहा, जो SLOs है, SLOs ग्रेड वाइज टारगेट्स है। बेंचमार्क जो है दीज आर लेवल बेस्ड टारगेट है। और स्टैंडर्ड जो है दीज आर 12 ईयर टोटल आउटकम टारगेट्स। जो 12 ईयर टोटल एजुकेशन होगा उसकी जो टारगेट होगी, जो आउटकम होगी, उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड्स। ठीक है, समझ लग गई? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी, आवाज़ पहुंच रही है मेरी? कंफर्म कीजिएगा, एनीवन प्लीज। जी सर, आ रही है आवाज, आप ओके, कंटिन्यू करें। ओके जी, ओके। अच्छा, यहाँ तक समझ लग गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके जी, थोड़ा हम आगे जाते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ। ठीक है, सिंगल नेशनल करिकुलम क्यों बनाया गया? इसके 3 जो है मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट, वन करिकुलम, वन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड वन वे ऑफ असेसमेंट। ठीक है, वन करिकुलम, वन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड वन वे ऑफ असेसमेंट। ये तीनों चीज़ों जो है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव जो है, ये सिंगल नेशनल करिकुलम के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, अच्छा, विजन, इसका विजन क्या है? वन सिस्टम ऑफ एजुकेशन पैरल, जिस तरह मैंने आप लोग कहा, वन एजुकेशन सिस्टम ए टर्म ऑफ करिकुलम, मतलब एक ही करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अ कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ असेसमेंट। एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ असेसमेंट। अगर एक एजुकेशन सिस्टम, एक करिकुलम सिस्टम, एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ असेसमेंट हो,
तो यही हमारी विजन है किसकी, सिंगल नेशनल करिकुलम की, ठीक है। सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रिसीव हाई क्वालिटी एजुकेशन, सिंगल नेशनल करिकुलम इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। ये उसी डायरेक्शन की एक कड़ी है और इसी डायरेक्शन की तरफ एक कदम है, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वन सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल एंड टर्म ऑफ curriculum, medium of instruction, and a common platform of assessment which will ensure all children have a fair and equal opportunity to receive high quality education. Social cohesion and national integration, ये चीज़ इसमें बहुत ही हाईलाइटेड है कि नेशनल इंटीग्रेशन पे ये करिकुलम जो है बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो कर रही है, ठीक है। एलिविएशन ऑफ डिस्पेरिटीज इन एजुकेशन कंटेंट अक्रॉस द मल्टीपल स्ट्रीम्स, डिस्पेरिटीज जितने भी होंगे उसको ख़त्म करना इसी ही करिकुलम की ऑब्जेक्टिव्स में शामिल था। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी लाना, ठीक है। इक्विटी इन एजुकेशन, इक्विटी मीन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब परख लेकिन पॉजिटिव परख। जिस तरह हम कोटा जो सीट रखते हैं यूनिवर्सिटियों में अक्सर ट्राइबल एरियाज के स्टूडेंट के लिए, तो उनके लिए मेरिट कम होता है। ये तो एक डिफरेंस, एक परख है, लेकिन क्या है, इक्विटी है, पॉजिटिव परख है उनको मोटिवेट करने के लिए, दिस इज इक्विटी, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये भी बहुत ही एक क्रक्स सा पॉइंट है इसमें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द लाइट ऑफ इमर्जिंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स एंड लोकल एस्पायरेशंस, ठीक है। तो बच्चे की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, होलिस्टिक मीन फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, IQ डेवलपमेंट, EQ डेवलपमेंट, सारी चीज़ें जो है हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर ही आती है, ठीक है। स्मूथ इंटर प्रोविंशियल मोबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, की कंसिडरेशन इसकी क्या है, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जिसको कंसिडर किया गया है इसी ही करिकुलम के अंदर। टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना, टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना को इस तरह किया गया कि 2006 का जो करिकुलम था, तो उसमें जो इस्लामियात होती थी वो क्लास 3rd से स्टार्ट होती थी, तीसरे क्लास से। लेकिन यहाँ पर ये किया गया SNC मैंने सिंगल नेशनल करिकुलम में कि ये क्लास 1 से अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर जो रिलीजियस एजुकेशन थे, मतलब जो एथिक्स थे, वो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट के लिए जो थे वो क्लास 3 से स्टार्ट होते थे। उनका नाम चेंज करके इन्होंने उसको क्लास 1 से स्टार्ट किया, जिसको अभी रिलीजियस एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। ये देखो, विजन ऑफ कायदे इकबाल, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, नेशनल पॉलिसीज, एस्पायरेशंस एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स, अलाइनमेंट विद द गोल एंड टारगेट्स ऑफ SDG 4। अच्छा, SDG 4 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के क्या क्या जो है वो टारगेट्स है, वो यही है कि एक है इंक्लूसिव एजुकेशन और दूसरा जो है वो है क्वालिटी एजुकेशन। इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन, ये दोनों जो है ये SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 4 के जो है वो क्या है, इंडिकेटर्स है, ठीक है, जो कि हमने अचीव करने हैं 2030 तक। इमर्जिंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स है तो इनको लिंक किया गया था जो है टीम्स के साथ। टीम्स एक इदारा है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो है उनके साथ लिंक किया गया था कि इसकी जो असेसमेंट होगी तो जो है वो इदारा करेगी ज़्यादातर। और एक और इदारा है नियास, जो कि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है, नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम, नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम, हाँ इसी तरह का है, वो है इस्लामाबाद के अंदर। तो वो भी इसकी असेसमेंट का ही काम करता है, ठीक है। आउटकम बेस्ड अप्रोच, फोकस ऑन वैल्यूज, लाइफ स्किल बेस्ड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन ये देखो, ये SDG 4 के अंडर ही आता है, ठीक है। रेस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन एंड लोकल एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिक, emotional, social, and physical development of learner, move away from rote memorization and focus on project। किसने दिया है प्रोजेक्ट मेथड? किलपेट्रिक ने, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड या इंक्वायरी एंड एक्टिविटी बेस्ड मीन जॉन डेवी, ठीक है। इंक्वायरी भी जो है किसका है, इंक्वायरी बेस्ड और डिस्कवरी लर्निंग जिसको हम कहते हैं ओजिरम ब्रूनर का दिया हुआ है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है
इनको फोकस किया गया इसी करिकुलम के अंदर। ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स, ये पूछा गया है इंटरव्यू में कि 21st सेंचुरी के स्किल जो है वो कौन कौन से हैं। तो एनालिटिकल है, क्रिटिकल है, क्रिएटिव थिंकिंग है, या जो है हम इसको कह सकते हैं कि जो ब्लेंडेड लर्निंग है वो है, जो फ्लिप्ड लर्निंग है वो है, जो मतलब मॉडर्न जितने भी ऑनलाइन लर्निंग है वो है। तो ये सारी चीज़ें हमारे 21st सेंचुरी के स्किल्स है। ठीक है। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, अलाइनमेंट विद ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी। ये देखो टीम्स, जिस तरह मैंने आपको कहा कि टीम्स जो है ये एक इदारा है जो कि पाकिस्तान ने इनके साथ काम शुरू किया था 2019 के अंदर। ठीक है। इनसे पहले पाकिस्तान ने इनके साथ जो है वो काम नहीं किया था। टीम्स अमेरिका का एक इदारा है, यूएसए का। ये क्या करता है, ये जो उनके अपने स्टूडेंट होते हैं कंट्री के अंदर, उनके और जो दूसरे कंट्रीज होते हैं जो कंपेरेटिव स्टडी जिसको हम कहते हैं, उसकी कंपैरिजन करते हैं दो सब्जेक्ट में, एक साइंस में और एक मैथ्स में। ठीक है। तो इन दो सब्जेक्ट में इन स्टूडेंट की जो है क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट की और जो दूसरे मुल्क के स्टूडेंट हैं उनकी कंपैरिजन करते हैं, और इसी बेस पे वो क्या करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेशनल करिकुलम, नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम के 3 पेजेस जो है वो 3 है। डेवलपमेंट ऑफ एसएनसी एंड टेक्स्ट बुक पार्ट प्री 1 to 5, फिर 6 to 8, और फिर जो है 9 to 12। ठीक है। तो इनको 3 पेज में डिवाइड किया गया था। मार्च 2021, मार्च 2022 और मार्च 2023 जो करंटली अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है। तो ये इनको इसी तरह ही इम्प्लीमेंट किया गया था। जो फर्स्ट हमारा मार्च 2021 वाला था, तो कोविड-19 की वजह से ये थोड़ा लेट हो गया था, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो अगस्त 2021 में जो है वो की गई थी। इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने इसको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की थी। ठीक है। 2021 में। फिर अगस्त 2022 में ये जो दूसरा है, दूसरा पेज है, इसकी भी जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई थी। और अभी 2023 की जो मार्च है, इसमें जो है थर्ड पेज की भी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। और जो सिंगल नेशनल करिकुलम है वो ओवरऑल क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे खैबर पख्तूनख्वा में। और सूबों का मुझे पता नहीं है कि पंजाब में क्या सिचुएशन है, गिलगित बल्तिस्तान में या सिंध में क्या सिचुएशन है, वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एसएनसी, ये देखो डेवलपमेंट प्रोसेस की क्या है। बिफोर इनिशिएटिंग डेवलपिंग ऑफ एसएनसी, मल्टीपल कंपैरेटिव स्टडीज वर कंडक्टेड to align SNC with international standards. These include analysis of Pakistani curriculum with Singapore and Cambridge curriculum. ये सिंगापुर और कैम्ब्रिज के करिकुलम के साथ इनकी जो है कंपेरेटिव स्टडी भी की गई। पाकिस्तान लर्नर स्टैंडर्ड कंपैरिजन विद सिंगापुर, मलेशियन, इंडोनेशिया एंड यूके स्टैंडर्ड्स, ऑल द फाइंडिंग वर इनकॉर्पोरेटेड इन द एसएनसी। ये देखो मतलब इसके जो रिफ्लेक्शन है वो सिंगापुरियन करिकुलम, कैम्ब्रिज करिकुलम, सिंगापुर, मलेशियन करिकुलम, इंडोनेशियन और यूके के जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल उससे जो है मीट करते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर स्टडी की गई थी, उनकी करिकुलम के साथ इनको कंपेयर किया गया था, और वहाँ पर जो मतलब फाइंडिंग थी उसको इसी ही एसएनसी में इनकारपोरेट किए गए हैं। ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन या स्टेक होल्डर इनके कौन कौन से हैं, ये देखो। ऑल फीड रेटिंग यूनिट, जितने भी फीड रेटिंग यूनिट है, फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर के स्कूल जो हमारे हैं, प्राइवेट स्कूल जो हमारे हैं, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कैंट और गिरिजन के अंदर आते हैं, ये सारे इदारे, और दीनी मदारिस। ठीक है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके फॉर इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, लम्स एंड AKU IED। ठीक है। तो ये सारी जितनी भी थी, मतलब ये कि ये सारा ये जो करिकुलम है इनकी कंसल्टेशन इनके साथ किया गया है, मदारिस के साथ भी, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी, यूनिवर्सिटियों के साथ भी इनकी कंसल्टेशन जो है वो किया गया है। ठीक है। अच्छा, कुछ वर्कशॉप भी इस पे कंडक्ट किए गए थे। नेशनल वर्कशॉप ऑन लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जिसको हम LBSE कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड SDG 4, 4 day provincial and area workshop in all federating units. The input and feedback received was incorporated in the SNC. ठीक है। 4 day नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सिंगल नेशनल करिकुलम फ्रॉम February 11 to 14 2020, ये भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 11 से 14 तक 2020 में। ठीक है, फरवरी के अंदर। The draft was finalized and signed by the all representative from federating units
FGEI, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर एंड इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस पाकिस्तान, ये सब जो थे इनके स्टेक होल्डर है। ठीक है। सेलियंट फीचर जो है मेरे ख्याल में टाइम इतना नहीं है, इसको कल ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो सेलियंट फीचर है इसको, और इसको इंशाल्लाह आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह कल जो है हमारा लास्ट लेक्चर होगा करिकुलम के हवाले से। उसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है टीचिंग और मेथडोलॉजी के साथ, या टीचिंग और पेडागाजी, उसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जी। किसी का कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है या पूछ सकती है जी। अच्छा, किसी ने यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट में कि केपी में तो बुक 9 और 10 के चेंज नहीं हुए, तो आप प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हो कि नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर रहे हो? अली चार सद्दा, अगर आप मुझे सुन रहे हो